बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 22.3 जी। तो 22.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए इसमें क्या कह रहे हैं। द साइजेस ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर ऑन अ 50% ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ प्राइस आर लिस्टेड। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन। अच्छा, यहाँ पर जो Q1 एंड Q2 है ना, Q3 है, इसका मतलब है क्वार्टाइल्स, ठीक है। क्वार्टाइल्स जो है वो वर्ड क्वार्टर से निकला है। जिस तरीके से मीडियन में हम सेंटर की वैल्यू मालूम करते हैं, हाफ हाफ डाटा को डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4, यानी डाटा की 1/4 वैल्यू क्या होगी हमें वो बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्वार्टाइल निकालना भी सीखेंगे। एंड मॉडल, मॉडल मतलब मोड, ठीक है, हमें इसमें मोड फाइंड करना है। शो साइज सोल्ड दैट डे, ठीक है, यहां पर हमें ये डाटा दिया हुआ है जिसमें हमें दिया हुआ है शो साइज और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड। ये हमारे पास जो ऊपर है ये वो शूज यानी जूतों के साइजेस दिए हमें, और जितने पेयर्स हमारे सोल्ड हो गए, बिक गए, वो ये है। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए जहां नंबर की बात हो जाए ना, जैसे नंबर की बात हो रही है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा नंबर ऑफ पीपल, तो समझ जाइए वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, इसे हम वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल सिंगल वैल्यू है, यानी इसके साथ कोई ग्रुप नहीं है। जो हमारे पास नंबर लिखे हुए ग्रुप फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक सिंगल सिंगल वैल्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये डाटा भी हमारा ग्रुप डाटा तो है, लेकिन कौन सा ग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। ये डिस्क्रीट डाटा, अभी तक हम कंटिन्यूस डाटा की तरफ नहीं आए हैं। तो जब हम कंटिन्यूस डाटा की तरफ आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस डाटा है जी। तो इस डाटा को भी हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डाटा। मैंने साइड में लिख भी दिया है, आप भी अपनी कॉपी में अपनी याददाश्त के लिए, अपने मेमोरीज के लिए ये साइड पे लिख दिया करें, ताकि छोटी छोटी बातें आपको याद रहे। और एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प होती है इन छोटे छोटे पॉइंट से, तो इनको जरूर नोट कर लिया करें जी। तो क्लास अब इसमें देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन, मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन और मीडियन। तो नॉर्मली जब हम अनग्रुप डाटा सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लाइन से फाइंड कर रहे होते हैं, मैट्रिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक। लेकिन यहाँ पर हम पहले अर्थमेटिक मीन और फिर मीडियन फाइंड करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप पहले ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले मीडियन फाइंड कर रही हूँ। अच्छा, तो क्लास आप देखें यहाँ पर मैंने डाटा कॉपी कर लिया है। ये जो मेरे पास गिवन है ऊपर शू साइज, ये वैल्यू ऑफ एक्स है, तो इनको मैंने एक्स का नाम दिया है। ये तमाम वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स है। जबकि नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इनको मैंने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया और इसका अलग कॉलम बना दिया और इसका टोटल भी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका टोटल 191 आ रहा है, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा ऑफ एफ, और यू कैन से समीशन ऑफ एफ जी। तो क्लास अब यहां पर हमें दो कॉलम बनाने, एक एफ एक्स का और दूसरा सी एफ। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब याद रखिए, जब भी हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो और मीडियन फाइंड करना हो, ये दो कॉलम मस्ट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम क्यों बनाते हैं, फॉर फाइंडिंग मीडियन, और एफ एक्स का कॉलम क्यों बनाते हैं, फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और आपको पता है ये बात मैं शुरू से बताती आई हूं कि जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो, हम अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। हम शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड की तरफ नहीं जाएंगे जब तक कि हमें क्वेश्चन में ये बात बोली ना जाए, ठीक है जी। तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो मैंने कॉलम आपके लिए बना के रखे हुए पहले से। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का कॉलम फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाए।
तो fx का कॉलम फाइंड करने के लिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, यानी x मल्टीप्लाई होता जाएगा फ्रीक्वेंसी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, fx। तो कर लेते हैं, कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में आप लोग भी और मेरे साथ साथ करते जाइए। 5 2 10 हो जाएगा। 5.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27.5। उसके बाद 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 90। 6.5 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 195। इसी तरह 7 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। सेम 7.5 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। एट को 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 184। एट पॉइंट 5 11 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 93.5। इसी तरह से 9 4 जो मेरा हो जाएगा 36। 9 4 36 हो जाएगा। उसके बाद 9.5 को जाहिर है कि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.5 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें इसका समीशन फाइंड करना है, यानी हमें सिग्मा फाइंड करना है एफएक्स का, तो हम कैलकुलेटर से इन तमाम वैल्यू को क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे। तो आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में करते जाएं। देखिए, मुझे नहीं देख के क्या करें, आप लोग अपना कैलकुलेटर खुद अपने हाथ में रखें और खुद से कैलकुलेट करना सीखें। ठीक है, कॉपी नहीं क्या करें मैथ्स में, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपका दिल कभी भी मुतमईन नहीं होगा। तो कोशिश करें, मैथमेटिक्स जो भी मैं आपको बता रही होती हूँ कैलकुलेटर से करने का बोलती हूँ, तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रखा करें और वैल्यू को खुद से कैलकुलेट किया करें। तो हम इन तमाम वैल्यू को जब कैलकुलेटर में प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो फाइनली हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 1365.5। 1365.5। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स। जी, ये हमारा हो गया समीशन ऑफ एफ एक्स, जिसकी वैल्यू आ गई है 1365.5। ठीक है, साथ साथ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आती है, आपको मैंने बताया था कि हम फ्रीक्वेंसी को साथ साथ ऐड करते जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेरी फर्स्ट होगी वो तो वही होगी जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो हम फर्स्ट तो एज इट इज कॉपी कर देंगे, यानी 2 ही कॉपी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, यानी जो मैंने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कॉपी की है उसमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी 2 में मैं प्लस कर दूंगी 5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 7। इसी तरह से हर बार हम क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी ये प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी और मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर फाइंड होती जाएगी। तो अब हम 7 में 15 को प्लस करेंगे, 7 में 15 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 22। सेम इसी तरह से अब 22 में 30 प्लस होगा, तो 22 में जब हम 30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 52।
इसी तरह से 52 में 60 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 112 यानी 112। इसी तरह से 112 में हम 40 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 152। ठीक है, अब 152 में हम 23 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 175। फिर 175 में 11 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 186। इसी तरह 186 में हम 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 190। और 190 लिखने के बाद हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जब इसमें ऐड करेंगे तो ये +1 इसमें जब ऐड होगा तो ये 191 हो जाएगा। जी क्लास, और बस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद आप इसकी लास्ट देख लिया करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही है, यानी समीशन ऑफ एफ जो हमने निकाला है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल हैं, सेम है, तो इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट की है। और अगर ये सेम नहीं आती है, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप दोबारा से कैलकुलेट करें, क्योंकि इनका सेम आना बहुत जरूरी है। ये सेम आएंगी तभी आपकी कैलकुलेशन सही प्रूव होगी। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमने सारे कॉलम जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन यानी फॉर्मूले की तरफ, जो कि है अरिथमेटिक मीन। तो क्लास अब देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे कि मिस कॉलम कैसे बनाए हम, कॉलम किस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप ये काम क्या करें, आप फॉर्मूलों को लिख लिया करें जो जो आपको फाइंड करना है ना। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लिया, मीडियन का लिख लिया। अब फॉर्मूले लिखने से होगा क्या, वो वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको एक कॉलम समीशन ऑफ एफेक्ट का चाहिए। और मीडियन के लिए तो आप वैसे ही याद कर लें कि हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ही बनेगा। तो ये बात अपने माइंड में रख लें कि कॉलम बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके सामने फॉर्मूले लिखे होंगे तो आप इजीली कॉलम बनाते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम फॉर्मूले लिखते रहेंगे, यहाँ पर जो चीज हमें फाइंड करनी होगी उसके हिसाब से हम कॉलम बनाते रहेंगे। आप चाहें तो सारे कॉलम एक दफा में भी बना सकते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी तरह आप फॉर्मूला लिखते रहे 1 बाय 1 और उनके हिसाब से खुद ही कॉलम एडजस्ट करते रहें। क्योंकि मेरा बहुत छोटा है, इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे कॉलम एक साथ बनाऊं, तो मैं 1 बाय 1 फॉर्मूले के हिसाब से वो कॉलम आपके सामने ड्रॉ करती रहूंगी। तो अब हम आ जाते हैं और अरिथमेटिक मीन की तरफ। यहां पर हमारा फॉर्मूला है x मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स हम फाइंड कर चुके हैं आपके सामने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 1365 1365.5 जी। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, समीशन ऑफ एफ से। तो समीशन एफ भी हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 191। यहां मेरा आ जाएगा 191। अब हम कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करेंगे। 1365.5 को डिवाइड कीजिएगा 191 से, तो हमारा मीन आएगा 7.149। 7.149। ठीक है, तो क्लास अब देखिए यहां पर जो मेरा आई है वैल्यू, वो किस में आई है, पॉइंट में आई है। तो डिस्क्रीट अगर डाटा है मेरे पास तो ये पॉइंट में आ सकता है, क्योंकि देखिए हमारे डाटा में भी तो पॉइंट आ रहा है ना। हम चाहे तो पॉइंट में भी दे सकते हैं अपना आंसर, और चाहे तो हम राउंड ऑफ करके भी दे सकते हैं। दोनों ही आंसर यहाँ पर ठीक कंसीडर होंगे। नॉर्मली राउंड ऑफ में क्यों कर रही थी लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू थी वो हमने खुद सपोज की हुई थी। रियल में हमारा डाटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं था, बल्कि किस फॉर्म में था, वो एटीट्यूड क्वालिटी को बयान कर रहा था, वर्डिंग की फॉर्म में था। ठीक है, तो हमें आंसर अपना वर्डिंग में लाना था, इस वजह से मैं उसको डाटा को जो अपने आंसर है उसको राउंड ऑफ कर रही थी। तो आप चाहे तो यहाँ राउंड ऑफ करके लिख दें,
वैल्यू को, या चाहे यही आंसर रहने दें, दोनों तरह से ठीक होगा। चले हम राउंड ऑफ करके भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम राउंड ऑफ करेंगे, हम चाहेंगे कि सिर्फ हमारा होल नंबर में आंसर हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हम देखेंगे अगर यहाँ वैल्यू 5 से लेस है, ठीक है, पॉइंट के फौरन बाद आप देखा करें कि अगर वो 5 से लेस है तो वो वैसे ही मूव हो जाएगा, यानी हमारे होल नंबर में कोई भी नंबर प्लस नहीं होगा, हम 7 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर नंबर है या 5 है तो उस सूरत में वो रिमूव जरूर होगा, लेकिन होल नंबर में 1 प्लस करने के बाद। अभी यहां पर देखें 1 है तो ये वैसे ही रिमूव हो जाएगा, हमें होल नंबर में कोई भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये देखेंगे क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 7 हो जाएगा, ठीक है। तो और करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है, यानी आप अपना आंसर 7 भी दे सकते हैं और अपना आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक कंसीडर होंगे, गलत कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मीडियन की तरफ। तो क्लास देखिए, मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए यूज होता है, और ग्रुप डेटा भी कौन सा डेटा, डिस्क्रीट डेटा। अगर डेटा डिस्क्रीट है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जैसे कि हम अनग्रुप डेटा में क्या करते हैं क्लास, कि हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए अरेंज नहीं कर रहे होते कि नॉर्मली हमें जो डाटा दिया हुआ होता है वो पहले से ही अरेंज होता है, यानी हमें उसे अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ अरेंज ना हो तो फिर हमें अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्रुप डाटा में हमारे पास जो भी डाटा गिवन होगा, एक्स की वैल्यू जो भी होंगी वो पहले से क्या होंगी, अरेंज होंगी। आप देख सकते हैं, देखिए अरेंज है ना, सबसे लेस वैल्यू लिखी हुई है, फिर उससे ग्रेटर है, फिर ग्रेटर है, फिर ग्रेटर है, फिर ग्रेटर है, फिर ग्रेटर है, यानी आप खुद देख सकते हैं कि डाटा पहले से ही अरेंज है, तो हमें यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी। अरेंज करने की जरूरत नॉर्मली कहां पड़ती है, अनग्रुप डाटा में, ठीक है। तो क्लास अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं मीडियन की। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, मीडियन नहीं आएगा। मीडियन कैसे आएगा, मीडियन क्लास से आएगा, इसके जरिए हमें मीडियन क्लास पता चलेगी और फिर हम मीडियन फाइंड करेंगे जी। तो वैल्यू में लिखा हुआ है समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ मेरा आया था 191, इसमें हम कर देंगे +1 अपॉन 2 टीएच वैल्यू जी। 191 में +1 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 192, इसको डिवाइड हम कर देंगे 2 से, तो हमारे पास टीएच वैल्यू आ जाएगी जी। कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके देख सकते हैं 192 को 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 96, ठीक है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन यहां पर आ जाएगा 96 वैल्यू, ठीक है। दिस इज नॉट अ मीडियन, दिस इज वैल्यू, ठीक है। ये 96 पोजीशन हम कैसे देखेंगे, ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 96 कहां आ रहा है। तो 96 देखिए हमें देखना कहां है, 96 तो जाहिर है यहां 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 सब जगह आ रहा होगा ना 96, लेकिन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फौरन बाद, यानी वो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसमें फौरन 96 आ रहा हो। जैसे हमने यहां देखा 2 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन यहां आ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि फौरन बाद वो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें ये वैल्यू आ रही हो, हम उसी को मार्क कर देंगे और उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। अब उसके बाद वाली भले आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, देखिए 96 यहां भी आ रहा होगा, यहां भी आ रहा होगा, लेकिन हमने बाद वाली को कंसिडर नहीं करना, हमने वो लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जिसमें फर्स्ट टाइम हमारा मीडियन लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। यहां पर आ रहा होगा ना 96, क्योंकि ये तो 90 से कम है वैल्यू, यहां तो आ ही नहीं सकता 96, तो 96 यहां लाई कर रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। आप मीडियन ग्रुप भी कह सकते हैं, मीडियन क्लास भी कह सकते हैं, बोथ आर राइट। ये हमारे पास आ गई मीडियन क्लास। अब ये तो मीडियन क्लास है, यानी कि ये पूरी रॉ जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली रॉ, ये क्या है, मीडियन
क्लास। ये तो हमने मीडियन क्लास देख ली कि मीडियन क्लास ये है। अब इसमें मीडियन कैसे आएगा? देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो मेरे पास एक्स की वैल्यू लिखी होगी ना, वही मेरा क्या होगा? मीडियन होगा। हमने कौन सी वैल्यू को देखना है? एक्स की वैल्यू को देखना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो बेसिकली मीडियन वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या आ गई? 7। तो मीडियन आ जाएगा 7। ठीक है क्लास? तो ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन और मीडियन फाइंड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वार्टाइल की तरफ। अच्छा, क्वार्टाइल जो होता है क्लास, वो भी मीडियन की तरह ही फाइंड होता है, क्योंकि बस यहां पर क्या करते हैं, हम बिल्कुल सेंटर की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, और क्वार्टाइल में हम 1/4 क्वार्टर से निकला है। ठीक है ना, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। हम उसकी 1/4 डाटा की 1/4 वैल्यू बता रहे होते हैं। तो हम पहले मीडियन के बाद फाइंड कर लेते हैं Q1 एंड Q3। जी, तो क्लास अब हम फाइंड करने जा रहे हैं Q1 एंड Q3, जिसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है ना, Q फॉर क्वार्टाइल। तो मैंने यहां लिख दिए हैं इसके फॉर्मूले, देखें क्वार्टाइल्स है, और Q1 का फॉर्मूला मेरा होता है n+1/4। बिल्कुल मीडियन की तरह, बस मीडियन में हम यहाँ 2 लिख रहे होते हैं और क्वार्टाइल में हम 4 लिख रहे होते हैं। ठीक है ना, 2 से 3 डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि मीडियन में हम हाफ वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं डाटा की, जबकि यहाँ पर 1/4 वैल्यू यानी कि क्वार्टर वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड क्वार्टर बाय 4। ठीक है, तो यहां पर हम 4 से डिवाइड करेंगे और TH वैल्यू। इसी तरह से यहां देखिए Q3 की वैल्यू में क्या हो जाएगा? यहां पर सिर्फ n था ना, 1 था तो n था, यहां पर Q3 हो गया तो 3n हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम Q2 फाइंड करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2n हो जाएगा। Q4 फाइंड करेंगे तो यहाँ 4n हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से यहां पर वैल्यू आती रहेगी। लेकिन क्लास देखिए, एक बात आपको बता दूं कि अगर आपसे Q2 और Q4 के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाए तो ही आप Q2 एंड Q4 फाइंड करेंगे। नॉर्मली आपसे ज्यादातर Q1 एंड Q3 का ही पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो Q1 एंड Q3 से रिलेटेड ही आते हैं। और अगर ऐसा ना भी कहा जाए, आपसे कहा जाए कि सिर्फ आप क्वार्टाइल फाइंड करें, तब भी हम सिर्फ Q1 एंड Q3 ही फाइंड करेंगे। Q2 एंड Q4 उस वक्त फाइंड होगा जब स्पेशली आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप Q2 और Q4 भी फाइंड करें, तब हम उसके फॉर्मूले लिखेंगे और उसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा कुछ ना कहा जाए, सिर्फ आपसे कह दिया जाए कि बस क्वार्टाइल फाइंड करें, तो आपने तब भी यही 2 फाइंड करने हैं, Q1 एंड Q3। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो को गौर से देखा करें। अब यहां देखिएगा, क्वार्टाइल में Q1 हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो अब यहाँ n क्या होगा? तो क्लास देखिए, जब हम अनग्रुप डाटा फाइंड कर रहे होते हैं तो n आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है, यानी डाटा के अंदर जितने नंबर होते हैं उनको हम काउंट करते हैं तो वो n होता है। लेकिन ये जो हमारा डाटा है ये अनग्रुप नहीं है, ये कौन सा डाटा है? ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पर n की बात कहीं भी नहीं हो रही, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? f की बात हो रही है, यानी समीशन ऑफ f। जहां पर अनग्रुप डाटा में हम बात n की करते हैं, तो जब बात ग्रुप डाटा की आ जाती है तो वो n किस में चेंज हो जाता है? समीशन ऑफ f में। यानी यहां पर n किसके इक्वल होगा? समीशन ऑफ f की इक्वल होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये जरूर है, लेकिन यहां पर n का मतलब समीशन ऑफ f है। ये बात याद कर लीजिएगा, मैंने साइड पे लिख भी दी है। तो n की जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी समीशन ऑफ f की वैल्यू होगी या सिग्मा ऑफ f की वैल्यू होगी। तो हम पुट कर लेते हैं फिर। जी, समीशन ऑफ यानी n की जगह मुझे क्या रखना है? समीशन ऑफ f, जो कि है 191 प्लस 1 अपॉन 4, और ये मेरी आ जाएगी TH वैल्यू। जी, 191 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 4। ठीक है, TH वैल्यू। अब 192 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कीजिएगा आप, तो हमारी वैल्यू आएगी 48। क्या वैल्यू आएगी? 48।
और साथ में TH आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अभी क्वार्टाइल नहीं आया है, ये उसकी वैल्यू आई है। अब हम इसको डाटा में किस तरह से देखेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे कि हम मीडियन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि कहाँ आ रही है, कहाँ वैल्यू लाई कर रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जैसे कि हमने ये देखा, ये क्या थी, मीडियन क्लास थी। इसी तरह से हम क्वार्टाइल की वैल्यू को भी किस में देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 48 वैल्यू मेरी कहाँ लाई कर रही है। तो हम वो फर्स्ट वैल्यू को लेंगे जहां पर क्वार्टाइल लाई कर रहा होगा, बाद वाली को नहीं हम लेंगे, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट से देखेंगे, जहां भी 48 आ रहा होगा, पॉसिबल होगा, वही हमारी क्या बन जाएगी, क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। जैसे ये मॉडरेट क्लास थी, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल क्लास, और यू कैन से क्वार्टाइल ग्रुप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मेरा क्वार्टाइल Q1 आ रहा है 48, तो 48 देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई कर रहा होगा, यहां तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, 7 में भी नहीं हो सकता। 22 भी 48 से क्या है, लेस है। अलबत्ता 52 क्या है, 48 से बड़ा है। जाहिर है कि 48 से बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें 48 भी आ रहा होगा ना, तो बस हम यही स्टॉप कर देंगे, इसके बाद वैल्यू को तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। बस स्टार्ट वाली वैल्यू में जहां भी कहीं आ रहा होगा ना 48, वहीं पर हमने क्या कर जाना है, स्टॉप कर जाना। अब ये मेरी क्या हो गई, क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास भी लिख सकते हैं आप इसे, और इसे आप Q1 भी लिख सकते हैं, जो आपका, क्योंकि यहां पर हम Q1 का नाम दे रहे हैं, तो आप Q1 लिख लें, Q1 क्लास, ठीक है। ठीक है, ये हमारी कौन सी क्लास है, Q1 की क्लास है। लेकिन ये मेरे पास Q1 की वैल्यू अब मुझे कैसे फाइंड करनी है, ये Q1 क्लास आई है, Q1 नहीं आया, Q1 की क्या आई है, ये पूरी रो ये क्लास है। अब जैसे कि हम मीडियन में फाइंड करते हैं, उसके सामने जो x की वैल्यू लिखी होती है इस क्लास के, वो हमारा मीडियन होता है। सेम इसी तरह से यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू लिखी होगी, यानी 52 की रो में यहां पर x पे क्या लिखी वैल्यू, 6.5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो Q1 मेरा क्या आ चुका है, 6.5। जी, ये वैल्यू मेरे पास आ गई Q1 की, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं Q3। जी, तो Q3 क्या आ जाएगा, पहले हम Q3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3, और n का मतलब क्या है, समीशन ऑफ f। तो यहां पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे समीशन ऑफ f से, तो समीशन ऑफ f मेरा है 191, n की प्लेस में आ जाएगा 191, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 TH वैल्यू, ठीक है। जब हम 3 को 191 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर से कीजिएगा, तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगी 573, ठीक है, क्या आएगी, 573। प्लस 1 अपॉन 4। अब 573 में हम 1 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 574। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। जी, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 574 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड होकर आएगी 143.5। 143.5। आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर से करते रहे, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूं। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और साथ साथ खुद भी कैलकुलेट किया करें। जी, वैल्यू हमारी आ रही है 143.5। और ये क्या है, ये TH वैल्यू है, Q3 नहीं आया अभी हमारे पास, क्या आई है, ये TH वैल्यू आई है। अब हम इसे कहां देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 143.5 कहां लाई कर रहा है,
तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी नहीं हो सकता, 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 जाहिर है 112 भी 143 से क्या है, लेस है। यहाँ देखिए आप 152 जो है वो 143 से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू 143 से ग्रेटर आ गई तो यकीनन इसमें 143 लाई कर रहा होगा ना, तभी तो उससे आगे आई है वैल्यू। तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, इससे आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। जहां हमें फर्स्ट टाइम में ही वैल्यू मिल जाएगी बस वहीं हमने स्टॉप कर जाना। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, Q3 क्लास। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे अब, Q3 क्लास। आप ग्रुप भी कह सकते हैं, Q3 ग्रुप भी कह सकते हैं, वो भी सही होगा जी। ये तो दोनों हमें फाइंड हो गई। देखिए Q3 क्लास भी और Q1 क्लास भी। Q1 क्लास जब हमें फाइंड हुई थी हमने उसके सामने x की वैल्यू देखी थी, सेम इसी तरह से Q3 क्लास के अगेंस्ट हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू देखेंगे। तो x पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 7.5, बिल्कुल इसी के रॉ में देखिएगा सामने क्या लिखा है, 7.5। तो Q3 मेरा क्या हो गया, 7.5। जी, यहां पर आप देख सकते हैं Q1 एंड Q3 दोनों फाइंड हो चुके हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, जो कि है, देखिए मीडियन हमने फाइंड कर लिया, क्वार्टाइल फाइंड कर लिया। अब हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मॉड फाइंड कर लेते हैं, या पहले हम मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर है कि पहले हम मॉड फाइंड कर लें, उसके बाद फिर हम ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन की तरफ आते हैं। तो चलिए फिर फाइंड करते हैं मॉड। तो फॉर ग्रुप डाटा के लिए मेरे पास मॉड का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये आपको पता है कि मॉड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैप, उल्टा कैप आप जब डाल देते हैं एक्स के ऊपर तो ये सिंबल हमारा मॉड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है। तो देखेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी की लाइन है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा 60, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, इससे बड़ी कोई नहीं, सब छोटी है, इससे सब लेस है। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 60। ये मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है क्लास, मॉड नहीं आया। ठीक है, तो 60 मेरे पास क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में इसके सामने वाली वैल्यू को देखना है, एक्स को। तो ये इसका मतलब अब ये जो मेरी क्लास है ये मेरे पास मॉडल क्लास भी हो गई। देखिए मीडियन क्लास तो थी ही पहले, लेकिन यही सेम क्लास अब मेरी क्या हो गई, मॉडल क्लास भी बन गई, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी मेरी यही आ रही है। तो हम इसके भी अगेंस्ट क्या देखेंगे, एक्स की वैल्यू को देखेंगे। तो देखिए 60 के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 7। तो मेरा मॉड क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, मॉड मेरा आ गया 7। तो मॉड भी हमने फाइंड कर दिया क्लास। अब मेरे क्या रह गए, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन रह गए। तो चले हम ये दोनों भी फाइंड कर लेते हैं जी। तो क्लास अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं। एक log x का कॉलम मेरा बनेगा और दूसरा बनेगा f log x। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है। देखें यहाँ पर f log x चाहिए मुझे, तो इसके लिए मैंने 2 कॉलम बनाए। पहले log x फाइंड करेंगे, जब log x की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, f से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। अच्छा क्लास, अब एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक डेफिनेशन मेथड और दूसरा लोगैरिथमिक मेथड। लेकिन याद रखिएगा क्लास कि जो हमारे डेफिनेशन मेथड है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, वो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं अपने अनग्रुप डाटा में। ठीक है, जब भी ग्रुप डाटा की बात आएगी, चाहे वो डिस्क्रीट हो या वो कंटिन्यूस हो, हम उसके लिए अपना फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का लोगैरिथमिक मेथड ही यूज करेंगे। उसकी वजह है, यहां पर हम डेफिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे जब ग्रुप डाटा आपको दिया जाएगा तो उसमें आपसे कोई पर्टिकुलर मेथड का नहीं कहा जाएगा कि आप इसी मेथड से कैलकुलेट करें। आपसे सिर्फ ये कहा जाएगा कि आप ज्योमेट्रिक मीन निकालें। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करें या वो फॉर्मूला यूज करें, लेकिन वो फॉर्मूला यूज करने में मिस्टेक्स के चांसेस 90% है। वो यूं कि क्लास वो फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा, उसमें वैल्यू जो है वो ग्रेटर आती है, और इतनी ज्यादा ग्रेटर होती है कि शायद हमारे इस कॉलम में वो वैल्यू आएंगी भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी।
उसको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है, ठीक है ना। काफी डिफिकल्ट, काफी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट फॉर्मूला यूज होगा वो अगर हम यहाँ पर उसको ग्रुप डाटा में यूज करते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम डेफिनेशन मेथड से करते हैं तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। इससे बेहतर है कि हम वो मेथड यूज ना करें। और आप पर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि नहीं आपने लाजमी उसी से निकालना है। जब यहाँ पर ग्रुप डाटा आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो कभी भी आपसे मेथड का नहीं कहा जाएगा कि आप इस मेथड से करें। ऐसा बहुत कम होता है, कभी भी नहीं हुआ। किसी साल भी आप उठा के देख लीजिए 5 ईयर में एग्जाम्स पेपर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे पर्टिकुलर मेथड का कहा गया हो ग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा में ऐसा हो सकता है, अनग्रुप डाटा में कहा जा सकता है, लेकिन ग्रुप डाटा में किसी पर्टिकुलर मेथड का नहीं कहा जाता। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? लोगैरिथमिक मेथड। तो लोगैरिथमिक मेथड का फॉर्मूला आपके सामने है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो हम अकॉर्डिंग इसके कॉलम बना लेते हैं। अब यहां पर मेरा फर्स्ट कॉलम है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स मुझे कैसे फाइंड करना है? मेरे पास ये वैल्यू क्या है? एक्स की है। यानी इन तमाम वैल्यू का मुझे क्या फाइंड करना है? लॉग फाइंड करना है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलकर आपको लॉग भी निकालना है, एंटी लॉग भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे मैन्युअली निकालते भी हैं अपनी बुक से लॉग की तो क्लास बहुत 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 टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको मैन्युअली फाइंड करें। अगर आप मैन्युअली फाइंड करने बैठे तो मेरे ख्याल में आपके 3 घंटे तो सिर्फ यही निकालने में लग जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें। और उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हर वैल्यू में हम सबसे पहले लॉग लिखेंगे, ठीक है। पहले लॉग प्रेस कीजिएगा, ऊपर बटन दिया हुआ होता है लॉग का। लॉग प्रेस करने के बाद हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं। यानी हमने लॉग लिखा, फिर हमने प्रेस किया 5, ठीक है। 5 प्रेस करने के बाद हम इज इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास इसकी लॉग की वैल्यू आती जाएगी। यही काम हम करते जाएंगे हर वैल्यू के लिए। पहले लॉग, फिर ये वैल्यू, फिर इज इक्वल टू लॉग, ये वैल्यू और फिर इज इक्वल टू। तो यही काम मैं कर रही हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से। आप भी अपने हाथ में ले लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर और हर वैल्यू का लॉग निकालते जाएं। तो देखते जाते हैं हमारी क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले हम 5 का लॉग लेंगे। तो देखिए किस तरह से लेंगे हम। लॉग 5 इज इक्वल टू, इसी तरह से फिर हम लॉग लेंगे 5.5 का, और 1 बाय 1 इसी तरह से हम हर वैल्यू का लॉग लेते जाएंगे, ठीक है। सबको मैंने लिख लिया है लॉग के साथ। हर वैल्यू जो भी एक्स की गिवन थी उसको मैंने किसके साथ लिख लिया है? लॉग के साथ। अब मैं आपके सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर से 1 बाय 1 लॉग की वैल्यू निकालती जाऊंगी और इसके सामने लिखती जाऊंगी। आप भी मेरे साथ साथ ये काम करते रहें ताकि आपको भी साथ साथ खुद से ये काम करना आता रहे, ठीक है। तो खुद से कीजिए ताकि आपको समझ आए। जी, जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले लॉग प्रेस करेंगे, फिर 5 प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 0.698। 0.698। सिर्फ 3 डिजिट्स तक लेना है क्लास, 3 डिजिट से ज्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट। अब उसके बाद जब हम 5.5 का लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.740। 0.740। मैंने हर वैल्यू का, जो मेरे पास x की वैल्यू यहां गिवन थी, उन सबका लॉग आपके सामने फाइंड कर लिया है। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है लॉग निकालने के बाद। अब मुझे फाइंड क्या करना है? नेक्स्ट कॉलम, यानी कि f log x, ठीक है। क्योंकि समीशन मुझे इसका चाहिए, इसका नहीं चाहिए। मेरे पास क्या है यहाँ पर? f log x का समीशन है। तो मैं पहले फाइंड कर लेती हूँ f log x। अब ये किस तरह फाइंड होगा? यानी जो भी मेरे पास log x की वैल्यू निकल कर आई है मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगी? f से। अब f की वैल्यू ये रही मेरे पास 2, तो हर वैल्यू को मैं log x से क्या करवाती जाऊंगी? मल्टीप्लाई। तो हम पहली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
इसी तरह हर वैल्यू को, log x की वैल्यू को मैं उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से क्या करवाती जाऊंगी, मल्टीप्लाई करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो हम करवाते जाते हैं। 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देख सकते हैं यहां पर मैंने तमाम वैल्यूज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास, हर फ्रीक्वेंसी को मैंने log x की वैल्यू से क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है। आपके सामने देख सकते हैं। अब हम कैलकुलेटर से इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसके सामने इसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। आप भी करते जाए मेरे साथ साथ। 2 को मल्टीप्लाई पहले इससे कीजिए, के सामने वैल्यू लिखिए, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएं और उसका आंसर यहाँ पर लिखते जाएं। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वैल्यू को, जो भी मेरे पास log x की निकल आई थी, उनको मैंने f से मल्टीप्लाई करवा दिया है। ये देख सकते हैं हर वैल्यू को कैलकुलेटर से जैसे जैसे मैंने मल्टीप्लाई करती गई, यहाँ पर देखिए उसके सामने उसकी वैल्यू आती गई। आपके सामने सारी वैल्यू मेंशन है, आप भी कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह यही आपके वैल्यूज आएंगी निकलकर। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसका समीशन फाइंड करना है, यानी इन तमाम वैल्यूज को क्या करना है, प्लस कर देना है, कैलकुलेटर में ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब इन तमाम वैल्यू को आप कैलकुलेटर में 1 बाय 1 लिखकर प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो हमारे यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी क्या होगी, समीशन ऑफ f log x। तो मैं भी अपने कैलकुलेटर में प्लस करती हूँ और आप भी करते जाएं। जी, तो जब हम इसको तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 162.607। ठीक है, 162.607। ये मेरे पास क्या आया है क्लास, ये मेरे पास आया है समीशन ऑफ f log x। यहां पर मैं लिख भी देती हूं, समीशन ऑफ f log x। ठीक है, ये मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आ चुकी है जो कि मुझे चाहिए थी अपनी फॉर्मूले के लिए। अब मैं फॉर्मूले में अपनी इस वैल्यू को लिखूंगी और क्या फाइंड कर लूंगी, ज्योमेट्रिक मीन। तो लिख लेते हैं फिर हम, ये देख लीजिए। तो क्लास ये थोड़ा सा कॉलम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब कॉलम एक बार बन जाए, वैल्यू निकल कर आ जाए, तो फिर यहां पर फॉर्मूले में रखकर वैल्यू को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है और तेजी भी निकल आती है। जी, समीशन ऑफ f log x की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, 162.607। 162.607 अपॉन समीशन ऑफ f। समीशन ऑफ f मेरा यहां पर ये गिवन है 191, तो यहां पर हम 191 पुट कर देंगे। और अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करनी है। पहले ये लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 191 कीजिएगा, तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है, 0.851। जब हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी। मैं ब्रैकेट भी लगा देती हूँ। ठीक है, अब इस वैल्यू का मुझे क्या करना है, इस वैल्यू का मुझे एंटी लॉग फाइंड करना। ठीक है, बाहर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे, तो क्लास देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में कोई भी आपके पास जितने भी बटन दिए हुए होते हैं उसमें एंटी लॉग के नाम से कोई बटन नहीं होता। एंटी लॉग फाइंड करना कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को क्लियर कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, क्लियर करने के बाद आप सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन दिया हुआ होता है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लॉग प्रेस करेंगे। क्योंकि एंटी लॉग क्या होता है, बेसिकली लॉग का अपोजिट होता है। ठीक है ना, एंटी लॉग उसका रेसिप्रोकल होता है। तो जब आप शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे तो इसका मतलब हम लॉग का रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एंटी लॉग आ जाएगा आपका। तो शिफ्ट प्रेस करके पहले लॉग प्रेस कीजिएगा और उसके बाद ये वैल्यू टाइप कीजिएगा 0.851। ये लिखने के बाद आप इक्वल टू का बटन जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू
आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से करना है जैसे कि आपको मैं बता रही हूं। जब आप इसका एंटीलॉग निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आएगा 7.095। 7.095। ठीक है, तो वैल्यू थोड़ी सी देखें पॉइंट्स में, चूंकि हम सिर्फ 3 डिजिट्स तक ले रहे होते हैं तो थोड़ी सी आगे पीछे आ जाती है वैल्यू, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है कि पॉइंट के बाद कुछ और नंबर आ रहे हो, हमारे कुछ और है, लेकिन बेसिकली हमारा आंसर करीब करीब क्लोज ही होगा उन वैल्यू से। तो इसकी परवाह नहीं क्या करें कि बुक का आंसर ये आ रहा है, पॉइंट के बाद ये वैल्यू है, तो पॉइंट में वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जाहिर है कि हम पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 3 डिजिट्स तक ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट क्लोज ही होगी। तो आपकी वैल्यू जो भी आएगी वो बिल्कुल ठीक कंसीडर की जाएगी। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन यहां पर आ चुका है 7.095। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा हाउ वी कैन फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन थ्रू ग्रुप डाटा। अब हम फाइंड कर लेते हैं लास्ट हार्मोनिक मीन। तो अब देख लीजिए कि ग्रुप डाटा से हम हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लें। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। देखिए क्लास ये अपॉन है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इस तरह से तिरछी लाइन लगाई है, आप समझ जाइए। अपॉन लिखा हुआ है, अपॉन समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिया है। समीशन ऑफ एफ ऑलरेडी मेरा बना हुआ था, कॉलम 191 आ रहा था। अब मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स, यानी मुझे कॉलम चाहिए एफ अपॉन एक्स का, ताकि मैं उनका टोटल कर सकूं, उनका सम ले सकूं और अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद उसे कैलकुलेट कर सकूं। तो हमने कॉलम बना लिया है एफ अपॉन एक्स का। अब हम यहां से एफ को यानी फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 डिवाइड किससे करेंगे, एक्स से। हर फ्रीक्वेंसी किससे डिवाइड होती जाएगी, एक्स से, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड करते जाएंगे। तो पहले मैं सबको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेती हूँ, यानी हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लेती हूँ एक्स वैल्यू से। तो देखें पहली मेरी क्या है फ्रीक्वेंसी एफ, ऊपर मेरी एफ यानी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2, और 2 किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। इसी तरह से 5 डिवाइड हो जाएगा 5.5 से। इसी तरह से 1 बाय 1 हर फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड किससे करती जाऊंगी, एक्स से। हर जी क्लास आप देख सकते हैं तमाम जितनी भी वैल्यू मेरे पास एफ की थी, फ्रीक्वेंसी थी, उन सबको मैंने डिवाइड करवा दिया है एक्स से। ये आपके सामने सब वैल्यू को एक्स से डिवाइड करवा चुकी हूँ। अब मैं कैलकुलेटर से हर वैल्यू को 1 बाय 1 डिवाइड करवाती जाऊंगी और यहाँ पर उनके आंसर लिखती जाऊंगी। आप भी कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में, मैं भी कर रही हूँ, हम दोनों करते हैं। आप वैल्यू साथ साथ टैली भी करते जाएं और खुद से कैलकुलेट भी करके देखते जाएं। ठीक है, तो हम जब 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारी वैल्यू आएगी 0.4। इसी तरह से 5 जब डिवाइड होगा 5.5 से तो वैल्यू आ जाएगी 0.909। इसी तरह से सेम बाकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जी तो क्लास आप देख सकते हैं तमाम वैल्यू को मैंने डिवाइड करवा दिया है। हर फ्रीक्वेंसी को एक्स से डिवाइड करवाने के बाद जो मैंने कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाली है वो आपके सामने है। पॉइंट के बाद क्लास आपने सिर्फ 3 डिजिट्स तक लेना है, इससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। ठीक है, जिसमें नहीं आ रहे उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें वैल्यू ज्यादा आ रही है 3 डिजिट से तो आपने सिर्फ 3 डिजिट्स तक ही लेना है। ठीक है, इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं लेनी। अब हमने क्या करना है क्लास, अब हमने इनका सम फाइंड करना है। इन तमाम वैल्यूज को जो हमने फाइंड की है इनको हम प्लस कर लेंगे कैलकुलेटर से। जी प्लस करने के बाद जो मेरी वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी वो होगी 27.046। 27.046। ठीक है, तो जी मेरे पास समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स आ चुका है। अब मैं इसे पुट कर लेती हूं अपने फॉर्मूले में
टू फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं। जी, न्यूमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, ये हमने निकाला हुआ है 191। तो न्यूमिनेटर में मेरी वैल्यू आ जाएगी 191 और डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स, जो कि मैं आपके सामने कैलकुलेट कर चुकी हूं। समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स मेरी आ रही है वैल्यू 27.046। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 27.046। जी, 191 को जब हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, यानी 7.062, ठीक है। तो क्लास थोड़ा बहुत मैंने आपसे कहा है कि पॉइंट में आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, इसकी आप परवाह नहीं क्या करें, कोई मसला नहीं है। ऑलमोस्ट हमारी वैल्यू आपके बुक के आंसर के क्लोज ही होगी, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा बहुत फर्क तो पॉइंट में होता है, क्योंकि जाहिर है कि हम पूरी वैल्यू नहीं ले रहे, सिर्फ 3 डिजिट्स तक ले रहे, तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑलमोस्ट हमारी वैल्यू क्लोजर ही होगी आपके बुक के आंसर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्मोनिक मीन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो उम्मीद है क्लास ग्रुप डेटा से ये तमाम जो वैल्यूज है किस तरीके से फाइंड की जाती हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, मॉड, ये तमाम वैल्यू उम्मीद है कि आपको ग्रुप डेटा से फाइंड करना आ गई होंगी। तो ये अभी हमारा ग्रुप डेटा चल रहा है, डिस्क्रीट डेटा। इंशाल्लाह आगे चलकर कंटिन्यूस डेटा भी हमारा स्टार्ट होगा, तो कंटिन्यूस डेटा से भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि ये तमाम वैल्यूज किस तरह फाइंड की जाती हैं। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, ठीक है ना, तो वो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ अच्छे अपने कमेंट्स भी दिया करें, राय दिया करें, फीडबैक दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहां तक समझ आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। और जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, क्लास फेलोज में, जहां तक आपकी पहुंच है आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। और ये सदके जारिया भी है, तो जरूर किया करें शेयर। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।